नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटा, बूंदी और हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में। तो चलिए आज हम चलते हैं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के इतिहास में। एक ऐसे दौर में जहां कोटा, बूंदी और आसपास की रियासतों में ना आजादी की एक बिल्कुल अलग ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये कहानी है प्रजामंडल आंदोलनों की, मतलब आम लोगों के उन संघर्षों की जिन्होंने उस वक्त की राजशाही को चुनौती दी और एक नए भविष्य की नींव रखी। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बूंदी से। जी हाँ, वो जगह जहां पहली बार एक संगठित राजनीतिक आवाज ने रियासत की दीवारों को हिलाकर रख दिया। चलिए सबसे पहले जानते हैं बूंदी प्रजामंडल के बारे में, जिसने आप कह सकते हैं इस पूरे आंदोलन की पहली ईंट रखी थी। जरा सोचिए, साल था 1921। एक तरफ गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में हलचल मचा रहा था और उसी आग की एक चिंगारी बूंदी की शांत रियासत में भी आ पहुंची। ठीक इसी साल यहीं पर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। एक ऐसी घटना थी जिसने हाड़ौती में आने वाले बहुत बड़े बदलावों का एक तरह से मंच तैयार कर दिया था। ये सिर्फ एक संगठन का बनना नहीं था, बल्कि ये एक नई सोच का जन्म था। देखिए, कोई भी आंदोलन बिना लीडरशिप के तो सफल हो नहीं सकता। बूंदी में यह मशाल 3 लोगों ने मिलकर थामी थी, नित्यानंद, कांतिलाल और इनमें सबसे प्रमुख नाम था ऋषिदत्त मेहता का। ये वो लोग थे जिन्होंने रियासत के उस कड़े शासन के बीच अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाया। अब ऋषिदत्त मेहता की असली ताकत थी उनकी कलम। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही निडर पत्रकार भी थे। और मजे की बात यह है कि प्रजामंडल बनने से कई साल पहले 1923 से ही उनका एक साप्ताहिक अखबार राजस्थान ब्यावर से छप रहा था। ये अखबार सही मायने में हाड़ौती की आवाज बन गया था, जो लोगों की समस्याओं को उठाता था और उनमें राजनीतिक चेतना जगाने का काम कर रहा था। अब बूंदी में जो ये चिंगारी जली थी ना, वो बस वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली थी। वो जल्द ही पूरे हाड़ौती क्षेत्र में फैलने वाली थी। अब यह आंदोलन एक रियासत की सीमाओं को लांघकर एक बड़ा रूप लेने जा रहा था और इसकी आंच बाकी रियासतों तक भी पहुंचने ही वाली थी। और हुआ भी वही। सिर्फ 3 साल के अंदर 1934 तक आंदोलन ने एक और बड़ा रूप ले लिया और स्थापना हुई हाड़ौती प्रजामंडल की। अब लक्ष्य सिर्फ बूंदी नहीं था, बल्कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, मतलब पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाना था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि बदलाव की जो लहर उठी थी वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। इस बड़े आंदोलन की कमान थी 2 बहुत ही प्रभावशाली नेताओं के हाथों में। एक थे राजस्थान सेवा संघ के अनुभवी कार्यकर्ता पंडित नयनूराम शर्मा और दूसरे थे एक सम्मानित नेता हाजी फैज मोहम्मद। इन दोनों का एक साथ एक मंच पर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली संदेश था। संदेश ये था कि ये लड़ाई किसी एक धर्म या जाति की नहीं है, बल्कि ये पूरे हाड़ौती के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। तो ये हाड़ौती प्रजामंडल सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, उसने उस मुद्दे पर आवाज उठाई जो आम आदमी को सबसे ज्यादा चुभता था, और वो मुद्दा था बेगार का, यानी बिना मजदूरी दिए जबरदस्त काम कराने की प्रथा। इस प्रथा के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन छेड़कर प्रजामंडल सीधे जनता के दिलों से जुड़ गया और उनकी रोजमर्रा की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। आंदोलन की ये लहर अब हाड़ौती की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रियासत यानी कोटा के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। यहां से कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जो इस पूरे संघर्ष को एक नई ही ऊंचाई पर ले जाने वाला था। साल था 1939। जरा सोचिए, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी और भारत में स्वतंत्रता का संघर्ष एक बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर कोटा प्रजामंडल का जन्म हुआ। यह बताता है कि यह स्थानीय आंदोलन देश में चल रही राष्ट्रीय चेतना से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। और यहां देखिए, कोटा में हमें एक जाना पहचाना नाम फिर से मिलता है, पंडित नयनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल के बाद अब वो कोटा में भी आंदोलन की नींव रख रहे थे। ये दिखाता है कि वो पूरे क्षेत्र में चल रहे इस संघर्ष की एक अटूट कड़ी थे। उनके साथ अभिन्न हरि और तनसुखलाल मित्तल जैसे समर्पित नेता भी थे, जिन्होंने इस आंदोलन को अपनी पूरी ताकत दी। और यहीं पर, इसी मोड़ पर, कोटा प्रजामंडल ने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। जब 1942 में पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा, तो कोटा के कार्यकर्ता बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। ये उनके संघर्ष का सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था।
तो सवाल ये उठता है कि जब 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो कोटा ने इस पुकार का जवाब कैसे दिया? आखिर इन कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्या किया जो इतिहास में दर्ज हो गया? यकीन मानिए, कोटा के कार्यकर्ताओं का जवाब असाधारण था। उन्होंने सिर्फ जुलूस नहीं निकाले, बल्कि मोतीलाल जैन के नेतृत्व में उन्होंने सीधे शहर के प्रशासन पर ही नियंत्रण कर लिया। और इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात तो ये थी कि कॉलेज की बहादुर छात्राओं ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। जरा सोचिए, ये उस दौर में युवाओं और खासकर महिलाओं की उस अदम्य भावना का कितना बड़ा प्रतीक है। देखिए, ये कोई भीड़ का आंदोलन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुसंगठित प्रयास था। कोटा प्रजामंडल ने बाकायदा अधिवेशन आयोजित किए। 1939 में मांगरौल में पहला अधिवेशन हुआ और 1940 में कोटा में हुए दूसरे अधिवेशन में तो किसान आंदोलन के महानायक विजय सिंह पथिक भी शामिल हुए थे। अब उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि कोटा का ये आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा था। तो इन सभी संघर्षों का, इन सारे आंदोलनों का आखिरी परिणाम क्या निकला? ये प्रजामंडल हाड़ौती के लिए आखिर क्या विरासत छोड़कर गए? इनकी मेहनत का इस क्षेत्र पर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। इन तीनों प्रजामंडलों का जो मिला जुला प्रभाव था वो बहुत ही गहरा था। इन्होंने हाड़ौती के लोगों को ये सिखाया कि वे सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं और उनके भी अधिकार हैं। इन्होंने पहली बार संगठित रूप से एक ऐसी सरकार की मांग की जो राजा के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह हो। और सच कहूं तो यही वो नींव थी जिस पर आगे चल के आज़ाद राजस्थान का निर्माण हुआ। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इन शुरुआती संघर्षों ने आज के हाड़ौती की राजनीति और समाज को आखिर कैसे गढ़ा है। उन आंदोलनों की गूंज आज भी वहां कितनी सुनाई देती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको राजस्थान के इतिहास की ये कड़ी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर राजस्थान जीके के ऐसे ही वीडियो लाते हैं।